नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। समायोजन रद्द होने से नाराज शिक्षा मित्रों का संग्राम जारी है। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में इन शिक्षा मित्रों ने अपना डेरा जमा लिया है। इन शिक्षा मित्रों का कहना है कि समायोजन रद्द होने की वजह से उनका जीवन बदहाल हो चुका है। सरकार, सियासत और अदालत के बीच उलझे इन शिक्षा मित्रों का कहना है कि हर चौखट पर निराशा मिलने के बाद उन्हें मजबूरन अनशन करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि सरकार सभी शिक्षा मित्रों को पैरा टीचर के पद पर नियुक्त करे और जब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक उनको समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। इन शिक्षा मित्रों ने लिखित परीक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इनका कहना है कि जब वो 10,000 के मानदेय पर काम करते हैं तो उन्हें पढ़ाने के योग्य मान लिया जाता है और जब मानदेय को बढ़ाने की बात करते हैं तो अयोग्य ठहरा दिया जाता है। शिक्षा मित्रों को लेकर सियासत भी गर्म होती जा रही है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि योगी सरकार इन शिक्षा मित्रों को इंसाफ कैसे दिलाएगी। 10,000 के मानदेय में इन शिक्षकों को योग्य मान लिया जाता है, लेकिन जब मानदेय बढ़ाने की बात होती है तो यही शिक्षक अयोग्य कैसे हो जाते हैं। आखिर इन शिक्षा मित्रों का असल गुनहगार है कौन? आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मायूसी मिलने के बाद अब यूपी में शिक्षा मित्र एक बार फिर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। पैरा टीचर के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर ये शिक्षा मित्र लखनऊ में अपना डेरा जमाए हैं। काफी दिनों से हड़ताल कर रहे ये शिक्षा मित्र अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सवाल यह है कि इन लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का संग्राम जारी है। हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र सड़क पर हैं। सालों से मेहनत की और अब पानी फिर गया तो आंदोलन ही आखिरी रास्ता बना लिया। समायोजन का मुद्दा सरकार, सियासत, अदालत के बीच पेंडुलम की तरह घूमता रहा है। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से गुहार लगाई गई, लेकिन निराशा हाथ लगी। हर चौखट पर निराशा हाथ लगने के बाद अब शिक्षा मित्र अनशन पर बैठे हुए हैं। ये कहते हैं मैं सबका साथ सबका विकास, मैं नौजवानों को आगे बढ़ाऊंगा। तो श्रीमान जी जब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो हमको 40,000 से एकदम मिनिमम पहुंचा दिए 10,000। व्हाट इज आपका क्या एम है, क्या उद्देश्य है, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में शिक्षा मित्र डेरा डाले हुए हैं। जब से समायोजन रद्द हुए हैं तब से 500 से ज्यादा शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है। हड़ताल पर बैठे शिक्षा मित्रों का कहना है कि जब 10,000 के मानदेय पर काम करते हैं तो पढ़ाने योग्य हो जाते हैं, जब मानदेय बढ़ाने की बात कहते हैं तो अयोग्य करार दिए जाते हैं। कई शिक्षा मित्र उम्र दराज हो चुके हैं जो लिखित परीक्षा देने में असमर्थ हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर 100 लोगों की मृत्यु हुई है तो मैं कहता हूँ ये लिखित परीक्षा के आदेश से 400 लोगों की मृत्यु हुई है। इससे ज्यादा लोग भयभीत होकर मर रहे हैं। हम लोग प्रशिक्षित हैं तो प्रशिक्षित का वेतनमान मिलना चाहिए, लेकिन कल जो उन्होंने एक बात उठाई थी उसमें उन्होंने ये बोला कि अगर आप प्रशिक्षित हैं तो जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग समान कार्य समान वेतन और समानार्हता होनी चाहिए। तो समानार्हता में अगर कमी कहीं पर लगती है तो वो ये है केवल टेट एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार क्वालिफाई है, उसके बावजूद भी हम लोग घुट-घुट के मरने को मजबूर हैं। क्यों? आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मामला कब से है और कब क्या क्या हुआ। 26 मई 1999 को एक आदेश जारी किया गया। आदेश जारी होने के बाद शिक्षा मित्र नियुक्त हुए। संविदा पर आधारित ये भर्तियां कम योग्यता और कम वेतन पर हुई। 1 जुलाई 2001 को सरकार ने योजना का दायरा बढ़ा दिया। जून 2013 में 1,72,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करने का फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। वहीं हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया। जरूरी योग्यता नहीं होने के आधार पर इस समायोजन को रद्द किया गया। शिक्षा मित्र और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इन्हें 38,878 के बजाय महज 10,000 रुपए का मानदेय देने को कहा है। शिक्षा मित्रों ने पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की हैं। कोर्ट ने 31 जनवरी 2018 को याचिकाएं खारिज कर दी। अपने शासनकाल में शिक्षा मित्रों पर लाठियां बरसाने वाले अखिलेश यादव व विपक्षी दलों के साथ योगी सरकार को कोस रहे हैं। शिक्षा मित्रों के जीवन के साथ क्या खिलवाड़ की इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, बताओ। और जिनकी जान भी चली गई, कोई मदद नहीं की। जितनी भी नौकरियां थी, मिलनी थी, उसके लिए भी रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर लड़के लड़कियां सब धूप में हैं और आप पिछली सरकारों के पाप गिनवा रहे हैं। ये अक्षम्य भी है और ये शर्मनाक है। वहीं जब एपीएन ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं के बारे में सरकार से सवाल पूछा तो ठीक रहा, अखिलेश सरकार पर फोड़ दिया गया।
और जल्द ही कुछ हल निकालने का भरोसा भी दिया गया। यह पाप श्री अखिलेश यादव जी की सरकार का है। अगर उन्होंने शिक्षा मित्रों के साथ इस प्रकार से धोखाधड़ी नहीं की होती तो यह बच्चों की समस्या जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी वो नहीं खड़ी होती। हम चाहते थे जल्द से जल्द फैसला आए। हमारी सरकार पूरी पैरवी कर रही है। वोट के लालच में नेता जनता को झूठे आश्वासन दे देते हैं, बेरोजगारों को नौकरी दे तो देते हैं, लेकिन बात कोर्ट तक पहुंचने पर पोल खुल जाती है। इसके बाद सरकारें पल्ला झाड़ लेती हैं। शिक्षा मित्रों पर सियासी पार्टियां राजनीति की रोटियां तो सेक रही हैं, लेकिन इनके दर्द की दवा कोई नहीं बता पा रहा है। इंसाफ की गुहार लगा रहे शिक्षा मित्रों की पुकार कौन सुनेगा? यूपी के शिक्षा मित्रों के समायोजन का मुद्दा सरकार के गले की फांस बन गया है। अदालती और सियासी भंवरजाल में फंसे शिक्षा मित्र बेहाल हैं। इनके मसले का माकूल हल कैसे निकले, ये बन गया है यक्ष प्रश्न, जिसके जवाब का इंतजार हर खासो आम को है। ज्ञानेंद्र शुक्ल, एपीएन, लखनऊ। या तो इन शिक्षा मित्रों का कहना है कि समायोजन रद्द होने की वजह से उनका जीवन अब बदहाल हो चुका है। सरकार, सियासत और अदालत के बीच उलझे इन शिक्षा मित्रों का कहना है कि हर चौखट पर निराशा मिलने के बाद मजबूर होकर उन्हें आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि इन शिक्षा मित्रों को आखिर इंसाफ मिलेगा कैसे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ लखनऊ से चंद्रभूषण पांडे जी जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब्दुल हफीज गांधी जी हैं, आप नेता है समाजवादी पार्टी। ओंकार नाथ सिंह जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। साथ ही श्यामजी दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, आप शिक्षा मित्र हैं। उमा हमारे साथ हैं, आप भी शिक्षा मित्र हैं। साथ ही ज्ञानेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, आप टेट परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षा मित्र हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत चंद्रभूषण पांडे जी मैं आपसे ही करूंगा, क्या करें, कहां जाएं ये शिक्षा मित्र? निश्चित रूप से अक्षय जी, आज आपने चर्चा की है तो इसमें ढेर सारे विषय निकल करके आएंगे। इतना जरूर है कि पूरी जो समस्या है, इसकी जो सृष्टा है वो समाजवादी पार्टी और बसपा सरकारें रही, जो यूथ को वोट माना, वोट मान के इनकी भावनाओं से खेला, कानून की को दबा करके और ये सारी समस्या को सृजित किया। न्यायालय में सही तरीके से पक्ष नहीं रखा और नतीजा ये हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ये दुखद है आज जो तस्वीर हमारे सामने है। जहां तक बात हमारी सरकार की है, विगत 1 वर्षों से हमारी कोशिश है कि यूथ को वोट न माना जाए। ये हमारे भविष्य है, ये प्रदेश के भविष्य है। ये 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मेरी पूरी संवेदना, पूरी संजीदगी इनके साथ है। हमने अभी जो शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया तय की, उसमें हमने पूरी कोशिश की एक शिक्षक को उसमें भर्ती होने के लिए अनुकूलताएं सृजित की जाए, टीईटी पास होने के लिए उनको अवसर दिए जाए, उनकी उम्र अगर बढ़ गई तो उसमें रिलैक्सेशन दिए जाए, उन्होंने अगर दीर्घकाल से शिक्षा मित्र के रूप में सेवाएं की है तो उनको वेटेज दिए जाए, 15 से अधिक अंक देने की बात है, 2 साल से अधिक उम्र के अवसर, उम्र विस्तार की बात है, 2 से अधिक अवसर टीईटी में देने की बात है। ये सारी चीजों के साथ हम लोग काम कर ही रहे थे। इसके साथ ही हम लोग को ये भी लगा कि 3500 रुपए से परिवार कैसे चलेगा। हमने सीधे 300% से अधिक की बढ़ोतरी करते हुए उसको 10,000 कर दिया। तो देखिए, हम बहुत ही संवेदनशीलता के साथ एक ऐसे राज्य में है जो बड़ा राज्य है, ढेर सारी विकास के दबाव है, आर्थिक दबाव है, और उन सारी परिस्थितियों में 1.5 लाख से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों के भविष्य के सवाल और इतने शिक्षा मित्रों के भविष्य के सवाल के बीच में सरकार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ उस समाधान पे पहुंचना चाहती है जिसमें हमारे हर युवा नियमित होकर के गुणवत्तायुक्त शिक्षक के रूप में काम कर सके और हमारी प्राथमिक शिक्षा भी एक सुविख्यात संस्था के रूप में तब्दील हो सके, जिससे उत्तर प्रदेश में इस श्रेष्ठ प्रदेश का जो रास्ता है वो प्राथमिक विद्यालयों से निकले और हमारे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे एक बेहतर भारत के निर्माण में कर्णधार बन सके, भागीदार हो सके। अखिलेश यादव तो कुछ और कह रहे हैं, अखिलेश सवाल उठा रहे हैं कि योगी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, शिक्षा मित्र सड़कों पर मजबूर हैं प्रदर्शन करने के लिए। अखिलेश ने अगर कोई काम किया तो केवल एक काम किया कि लोक सेवा आयोग से लेकर के सारी भर्ती संस्थाओं को मछली बाजार बनाया, नौकरियों को बेचा, और अगर कुछ नौकरियां कुछ लोगों को मिली तो पैसे पर मिली, जाति विशेष को मिली, क्षेत्र विशेष को मिली, गांव विशेष को मिली, परिवार विशेष को मिली। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरिट सिस्टम के साथ जिस तरह का खेल उत्तर प्रदेश में होता रहा और यहाँ के युवा बहुत दिनों तक बर्दाश्त करते रहे, वो दुखद रहा। लेकिन मैं मानता हूं कि आज जो सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ वो अखिलेश यादव के काले चिट्ठे का ही परिणाम था, उनके कुकर्म का परिणाम था। मैं मानता हूं कि आज शिक्षा मित्र जिस मझधार में फंसे हैं
उनकी गाड़ी को हम लोग निकालेंगे और उनको हम एक गरिमापूर्ण शिक्षक के रूप में भर्ती करने के लिए उदारतापूर्वक जो रियायतें दे रहे हैं वो आगे जारी रहेगी और इनका सम्मानजनक जीवन आगे बढ़ सके। इसके साथ हमें सरकार की शुभकामनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, पूरी गंभीरता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता। चलिए, बिल्कुल आज हम इस बहस को इस मकसद के साथ लेकर आए हैं कि आखिर इन शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के लिए क्या कुछ रास्ता निकलता है। हमारे साथ सूर्य प्रताप सिंह जी भी जुड़ गए हैं, आप पूर्व IAS हैं। SP सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन उससे पहले अब्दुल हफीज गांधी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। नौकरी के नाम पर आपको लग रहा है कि धोखा दिया गया इन शिक्षा मित्रों को? अक्षय जी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद्रभूषण पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको ज्ञान की कमी है। और हमने शिक्षा मित्रों को सम्मान देने की बात की, 40,000 तक का मानदेय हमने दिया जिससे उनके परिवार का जो है पालन पोषण हो सके, क्योंकि जो आज स्थिति पैदा है वो हमारे सामने भी थी। 2009 का जो एक्ट आया था उसमें आहर्ता की बात होने लगी, हमारे सामने भी समस्या थी, लेकिन हमने शिक्षा मित्रों को सम्मान देने की बात की। ये कह रहे हैं कि आज भी प्रत्यारोप आरोप हमारी सरकारों पे लगा रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 99 में शिक्षा मित्रों का जो है अपॉइंटमेंट होता है। उसके बाद ये जो सरकार है, सच तो यह है कि ये शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। ये कहां का न्याय है कि आप 17 साल किसी से नौकरी कराइए और बाद में उनसे लिखित परीक्षा की बात कीजिए। जो लिखित परीक्षा है, सुप्रीम कोर्ट का 25 जुलाई 2017 का जो आदेश है, उसमें लिखित परीक्षा की कहीं पर भी बात नहीं है। वहां पर बात है एक्सपीरियंस की बात है, वहां बहराम की बात है, वहां आयु में रिलैक्सेशन की बात है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार से पूछना चाहता हूं, प्रवक्ता जो है इनसे तो पूछ ही रहा हूं, मैं आपके माध्यम से योगी जी से पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड कहां पर है? क्या उत्तराखंड विदेश में है? जब उत्तराखंड इस समस्या का समाधान कर सकती है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर सकती है? उत्तराखंड की सरकार ने अभी शिक्षा मित्रों का समाधान किया है कि 4 साल में वो अपनी आहर्ता पूरी करते रहें, लेकिन उनको सहायक अध्यापक माना जाएगा और सैलरी वो पूरी की पूरी ले रहे हैं। आप बिहार में उनको मानदेय, अगर मैं आपको डिटेल देना चाहूं, बिहार में आपको मानदेय मिल रहा है, दिल्ली में 32,500 उनको मानदेय मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार कितना दे रही है? हमने जो 40,000 मानदेय करने का काम किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको 10,000 करने का काम किया। ये शिक्षा मित्रों को लज्जित करना है, ये शिक्षा मित्रों को अपमानित करना है। और जो आज शिक्षा मित्र पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलित है, भारतीय जनता पार्टी को दिखाएगा कि जो आपने संकल्प लिए थे 2017 में, जो आपने संकल्प लिए थे 2015 में, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बनारस के अंदर कि हम शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान करेंगे, ये शिक्षा मित्र आपको देख रहे हैं, आपके संकल्प पत्र को देख रहे हैं, जहां आपने कहा था कि 3 महीने के अंदर हम शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान अब्दुल हफीज साहब, हमारे साथ शिक्षा मित्र भी जुड़े हैं, इसीलिए आज हमने उन्हें भी निमंत्रण दिया ताकि वो सारी स्थिति को सामने रख सकें। शिक्षा मित्रों जो आदेश अब्दुल हफीज जी, आने के बाद सर पिछली सरकार में नौकरियां देने के नाम पर किस तरह से धांधलियां बरती गई हैं, नियम कायदों को दरकिनार किया गया। आप 40,000 मानदेय की बात कर रहे हैं, लेकिन नियम कायदों की परवाह क्यों नहीं करते हैं? रीढ़ की हड्डी मैं आऊंगा आपके पास। श्याम जी दुबे हमारे साथ हैं, शिक्षा मित्र हैं। श्याम जी दुबे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। करना होगा। आपको लग रहा है कि छलावा किया गया? ठीक है गांधी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। आपको लग रहा है कि छलावा हुआ आपके साथ, और किसने किया? जी सर, मैं सर थोड़ा 2 मिनट आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आदरणीय पांडे जी जो प्रांतीय प्रवक्ता है इस समय, मैं यह कहना चाहता हूँ श्रीमान जी, आपके शासन से ही यह बीज बोया गया जो है 26/5/1999 को, 1/7/2000 को विज्ञप्ति जारी हुई, 2/7/2001 को प्रथम नियुक्ति हुई। मैं सीनियर हूँ सर, 18 वर्षों से मैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता दे रहा हूँ। हमारे सभी शिक्षा मित्र भाई बहन इन द प्रेजेंट टाइम सर 18 वर्षों का हमारे पास अनुभव है। पूर्व की सरकार ने जो नियुक्ति किया है, जो समायोजन किया था, वह कोई अवैध नहीं किया था श्रीमान जी। उसमें पॉइंट बस इतना था कि जो है, मैं आप थोड़ा ध्यान आकृष्ट करें शासनादेश की तरफ जी। 2/7/2001 को नियुक्ति हुई श्रीमान जी। इसके बाद पुनः जो है 15 जून 2007 को हमारा 600 रुपया बढ़ा, उसी शासन में 3000 रुपया हुआ। 9 फरवरी 2009 को 500 बढ़ा, 3500 हुआ। पुनः हमने अपनी योग्यता बढ़ाने का हमने सरकार से दावा किया, तो दावा करते समय उस समय उन्होंने हमारा प्रशिक्षण किया कि विद्यालय बंद भी न हो, आपका काम भी हो। हम रविवार को हम अपने घर परिवार बच्चों को नहीं देखे श्रीमान जी, दिन रात परिश्रम करके हमने BTC परीक्षा उत्तीर्ण की और एकदम नंबर 1 पर परीक्षा उत्तीर्ण की पूरे प्रदेश में। तो ऐसी अवस्था में श्रीमान जी इन द प्रेजेंट टाइम हम स्नातक और BTC हैं,
और जब स्नातक बीटीसी है तो हमें सहायक अध्यापक पद आदरणीय प्रवक्ता जी और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मुझे सहायक अध्यापक पद नहीं चाहिए, न मुझे हेडमास्टर का पद चाहिए, मुझे सिर्फ प्रशिक्षित वेतनमान चाहिए 38,878 रुपया, जो कि कोर्ट ने अभी 22 फरवरी 2018 को निर्देशित किया है माननीय योगी जी को कि आप 2 महीने के अंदर सम्यक विचार करके इनके मानदेय का प्रशिक्षित वेतनमान का निस्तारण करिए। और हमको पैरा टीचर जो कोर्ट एक्सेप्ट कर चुकी है सर इस समय। सर 1 मिनट और सर, यह जो है 5 मार्च 2015 में हमको टीटी से मुक्त किया गया सर। हमारी जितनी नियुक्तियां हुई 2001 से 2009 तक हुई है। इस समय प्रेजेंट टाइम में मेरे ऊपर टीटी भी नहीं लागू होता है सर। 23 अगस्त 2010 यह है टीटी का दिनांक सर। और इसके पूर्व हमारे सभी शिक्षा में माने शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत है जी। तो यह प्रेजेंट में यह सर बताएं कि जब समायोजन हुआ उसमें एट दैट टाइम दे वेर आल्सो बी ग्रेजुएट प्लस बीटीसी 2 years ऑफ द डिस्टेंस एक्सपीरियंस वी हैव आल्सो बी एक्सपीरियंस। मेरे पास उस समय का 2 वर्षीय आज के डेट में हमारे पास है। हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन इस तरह सड़क पे उतरे सर, अच्छा नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए आज हम इस बहस को लेकर आए हैं ताकि शिक्षा मित्रों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे और कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, ऐसा रास्ता जिससे इन शिक्षा मित्रों को राहत मिल पाए। मैं और निवेदन करना चाहते हैं सर। जी जी सर 1 मिनट और निवेदन करना चाहते हैं सर। माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो सब कहा गया श्रीमान जी। मैं आपसे निवेदन चले ठीक है, चंद्रभूषण पांडे जी हैं, इस पर हम जवाब उनसे जरूर मांगेंगे जो आपने कहा है। ओंकारनाथ सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहले बहाली और अब बदहाली, कौन असल गुनहगार है इन शिक्षा मित्रों का? ठीक है श्याम जी, मैं आपके पास आऊंगा। अध्यापक पहुंचे या न पहुंचे, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा श्याम जी। चाबी लेके आता है श्रीमान जी और बच्चों को एक प्यारवत स्नेह देता है। ठीक है ओंकारनाथ सिंह जी, मेरा सवाल आपसे कि पहले बहाली कर दी जाती है और अब बदहाली के दौर से गुजरना पड़ता है, असल गुनहगार है कौन इन शिक्षा मित्रों का? योजना भी समाप्त हो गई 2005 से श्रीमान जी, तो हम किस दिशा में जाए? ठीक है श्याम जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ओंकारनाथ सिंह जी, पाठन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो आज हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप कोई कोरा आश्वासन नहीं चाहिए, झूठा आश्वासन नहीं चाहिए। हम आप यह बताएं श्रीमान जी आदरणीय, ठीक है, आपके गुस्से को श्याम जी समझ सकते हैं, जी से बात करिए कि जिस पीड़ा से इस वक्त आप लोग गुजर रहे हैं, आप लोगों की वेदना हम समझ सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए श्याम जी, थोड़ा इंतजार कीजिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। ओंकारनाथ जी, मेरा सवाल आपसे है, असल गुनहगार है कौन इन शिक्षा मित्रों का? अक्षय, इसमें किसी एक आदमी की गलती नहीं कही जा सकती है, सभी सरकारों की थोड़ी थोड़ी गलती रही है। देखिए, सबसे पहली गलती तो उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की थी। अगर टीचर की कोई क्वालिफिकेशन थी तो उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनको शिक्षा मित्रों का अपॉइंटमेंट करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया जी। उसके बाद आने वाले समय में जितनी भी सरकारें आई वो संख्या बढ़ाते गए और इसको वो नहीं समझ पाए कि इसका भविष्य क्या होगा, कितना भयावह भविष्य होगा, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। जब जब शिक्षा मित्रों ने आंदोलन किया तो इनका स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया मानदेय, और ये नहीं देखा कि हम इसका सोल्यूशन कोई परमानेंट कर ले। अगर ये उस समय परमानेंट सोल्यूशन कर लिए होते तो शायद आज ये स्थिति ना आती। अब स्थिति हो गई है खराब। अब अगर ये जाते हैं कहते हैं कि हमें वो सिलेक्शन चाहिए जो सहायक अध्यापक का है जी, तो वो इनको नहीं मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2 बार रिजेक्ट कर दिया। जी सर जी। अब इनको सरकार को ये तो करना नहीं कि 1,72,000 कर्मचारियों को मरते हुए छोड़ दें जी। सरकार को इस पर कुछ न कुछ विचार करना चाहिए और इनका एक परमानेंट सोल्यूशन करना चाहिए जी। अब वो परमानेंट सोल्यूशन 2 ही है। एक तो ये है कि समान कार्य समान वेतन, जब तक ये नौकरी कर रहे हैं, रिटायरमेंट नहीं होता तब तक ये उस पर करें जी। और दूसरा कि अगर वो एक प्राइमरी स्कूल और प्ले स्कूल के बीच की कोई कड़ी निकाले कि प्ले स्कूल टाइप का बना दे गांव में, कि जो बच्चे नर्सरी का प्रोविजन नहीं है, नर्सरी और प्रेप का प्रोविजन करके उसमें इनको पढ़ाने के लिए कोई एक नाम दे दें और जो इनकी एजुकेशन है उसी एजुकेशन के हिसाब से क्वालिफिकेशन कर दें।
मेरा सवाल यहाँ पर थोड़ा दूसरा भी है। बिल्कुल, आपने जो सुझाव दिया है इस पर भी हम चंद्रभूषण पांडे जी इससे उनकी राय जरूर जानेंगे कि क्या इस तरफ भी कोई ध्यान है। बता रहा हूँ जी अक्षय, मैं इसलिए जी ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोर्ट में 3 बार जा चुके हैं। जी कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है। कानून का शासन सरकार को बनाने के लिए उनकी मजबूरी है, और अगर मान लीजिए कोई गलती अधिकारी से या सरकार से हो चुकी है तो उसका समाधान के लिए बिल्कुल उसी समाधान को आज हम तलाशने के मकसद से ही यहाँ पर बैठे हैं कि वो समाधान का रास्ता आखिर क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज ओंकार नाथ जी समझना बहुत जरूरी है। सूर्य प्रताप सिंह जी, अगर 10,000 मानदेय दिया जाता है तब तो ये शिक्षक आपको काबिल नजर आते हैं। अगर ये कहते हैं कि समान कार्य समान वेतन इनको मिलना चाहिए तकरीबन 40,000 के आसपास, तो ये अयोग्य हो जाते हैं। अक्षय ये बात नहीं है, अक्षय ये नहीं है, ये कोर्ट ने इनको किया है इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। ये प्रॉब्लम नहीं तो जिस वक्त तैनाती दी गई थी इन शिक्षा मित्रों को, उस वक्त इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? अब्दुल हफीज साहब, मैं आपके पास आऊंगा, पैमाना आखिर क्या है? सूर्य प्रताप सिंह जी, सरकार भी ले सकती है सारा, ठीक है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद अमेंडमेंट हो चुका है आरटीए एक्ट में। मैं आऊंगा आपके पास, तब आप अपना पक्ष रखिएगा। लेकिन सरकार करना नहीं चाहती है। सूर्य प्रताप सिंह जी, सर आपके शासनकाल में भी शिक्षा मित्रों पर लाठियां चलती हमने देखी है ना सर? सूर्य प्रताप सिंह जी, सम्मान दिया, 40,000 मानदेय देने का काम किया। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। एसपी सिंह साहब, जरा इनको शांत कर दीजिए, जरा शांत कर दीजिए, इनको बात सुन ले, जरा शांत कर दीजिए। देखिए, शिक्षा मित्रों की समस्या है, उस समस्या का निदान सरकार को ही करना है, कोई बाहर से नहीं आएगा निदान करने के लिए। लेकिन अभी इतने लंबे समय से शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, 500 से ज्यादा लोग मर चुके हैं जी, समाधान नहीं खोजने के लिए तैयार है। आप भीख के रूप में उनको 10,000 रुपए दे रहे हैं मानदेय। अगर मानदेय आपने दिया है 10,000 रुपए, इसका मतलब आपने मान्यता प्रदान कर दी कि ये इलीगल है। अगर इलीगल है तो आपने 10,000 रुपया दिया, नहीं तो एक पैसा भी नहीं देते आप इनको। इलीगल थे तो बाहर निकाले खड़ा कर देते। ठीक बात। राज्य सरकारों में जो उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, दिल्ली है, सबने समाधान कर दिया। उसी फॉर्मूले को लेकर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं समाधान खोजा जाता है? यहां तो कोई प्रमुख सचिव या मंत्री सुनने को तैयार नहीं इनकी बात। इनको लखनऊ आने से रोका जा रहा है, जिलों जिलों में इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये लोकतांत्रिक सरकार है क्या? क्या डंडे मारेंगे? अगर कोई विरोध करेगा, अगर अपनी बात को रखेगा, धरना देगा, प्रदर्शन करेगा, तो उनको लाठी डंडों से पीटेंगे विधानसभा के सामने जाके। जी, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो हम समाधान नहीं निकालेंगे, ये तो कोर्ट पे है। फिर आप मीठी मीठी बातें करेंगे, हम समाधान निकालेंगे, सम्मान देंगे, और ये बातें करेंगे, मीठी टॉफी देने चाह रहे हैं आप। अरे समाधान निकालना तो निकालो ना, विलंब क्यों कर रहे हो? कितनी बार कोर्ट में जाइए। मुझे लगता है कि ये सही जगह पर नहीं पहुंच रहे हैं शिक्षा मित्र। अगर ये सही जगह पे जितना खर्चा पानी अलग कर रहे हैं, अगर इकट्ठा करके पैसे सही जगह दे दें तो शायद इनकी समस्या का समाधान निकल आएगा। मैं इशारों में बात कर रहा हूं। ये सरकार क्यों विलंब कर रही है? ये सरकार क्यों नहीं इनका समाधान करना चाहती? क्यों नहीं बात करना चाहती? चलिए, बिल्कुल हम चंद्रभूषण पांडे जी से इस बात का हम जवाब मांगेंगे। और जो बात आपने कही है कि ये जो शिक्षा मित्र हैं, ये सरकार, सियासत और अदालत के बीच पेंडुलम की तरह हो गए हैं। इधर से उधर भटकने के बाद इन्हें कोई उपचार इनका सही नहीं मिल पा रहा है। इनकी अपनी मजबूरी है कि अपना परिवार कैसे चलाएं। मैं उमा जी आपके पास आऊंगा, बीच का कोई रास्ता आप लोगों को नजर आ रहा है, या आपको क्या लगता है कि सरकार क्या ऐसी व्यवस्था करे जिससे आप लोगों का रोजगार भी रह जाए और स्थिति सब ठीक हो जाए? धन्यवाद सर। सर पांडे सर अभी कह रहे थे, बड़े दिन के बाद बढ़िया वर्ड सुनने को मुंह से मिला कि उन्होंने अपने बीजेपी की कमी को एक्सेप्ट किया कि ये माननीय पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी ने ये गलती की थी। सर अगर उस समय की गलती पुनः दोहराई जा रही है, पुनः दोहराई जा रही है, आप पहले पहचान लीजिए तो उस चीज को कैसे किया जाए? ठीक है पांडे जी, वो आप लोगों की तरह राजनीतिक दल से नहीं है, साधारण से शिक्षा मित्र हैं, वो सियासत को ज्यादा नहीं समझते हैं। उमा जी, अगर गलती कोई सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति करता है तो क्या उसका सजा कर्मचारी ही भुगतेगा? और कर्मचारी को ही सजा का पात्र बनाया जाता है। मैं इस चीज को कह रही हूँ। कोर्ट में भी हमें न्याय नहीं मिला। कोर्ट में भी हमें अगर अपग्रेड पैरा टीचर मिला होता तो भी आज हमारा सम्मान बचा होता। सर नुक्कड़ गली मोहल्ले इस भेदभाव से हमें देखा जा रहा है
इस परिहास को हमें दिया जा रहा है कि हम लज्जित हैं मुंह दिखाने को। जिस पीएम ने सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर के पूरे देश को उन्होंने अपना बनाया, पूरी बहन बेटियों ने उनको सर आंखों पे बिठाया, कहे हमने गरीब के बेटे हूं मैं गरीबों की व्यथा को देखता हूं। सर ये गरीबी देखी जा रही है, बाहर गरीबी देखने वाले, बाहर दुनिया। सर इतना बड़ा वादा करके वादा खिलाफी करना प्लस एजेंडे में अपने शामिल करने के बाद हमको फुटपाथ पे खड़ा करवाना। तीसरा नंबर, अगर हमारी पैरवी गवर्नमेंट कोई भी रही होती, अगर वो अच्छे ढंग से की होती तो आज हमारी ये दुर्दशा ना होती। कोई भी विकल्प निकल सकता था सर। बहुत सी चीजें हैं, हम सम्मान करते हैं माननीय न्यायालय का, बहुत सारे मुद्दे हैं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और आज तक फॉलो नहीं हुआ है सर। सवाल तो इसी बात पर उमा जी टिक जा रहा है। हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं अच्छी तरह से, जिनके साथ गुजरती है वही इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं ज्ञानेंद्र तिवारी जी आपके पास आऊंगा। आपने तो टेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, बहुत से शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिन्होंने इस परीक्षा को अब तक उत्तीर्ण नहीं किया है, लेकिन अब जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम समाधान का कोई ना कोई विकल्प निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपकी समस्या का समाधान होगा या आगे भी आपको लाठियां ही खानी है, ऐसे ही सड़कों पर उतरना है, प्रदर्शन करना है? जी सर, देखिए सर, एक शिक्षक पद की योग्यता आरटी एक्ट के अनुसार जो भी है वो है एक ग्रेजुएशन, बीटीसी और टेट। लेकिन हमारे लगभग 35 से 40 हजार साथी ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले तो उनकी क्वालिफिकेशन बताना चाहता हूं। उस क्वालिफिकेशन में वो पीएचडी, एमएससी, एमकॉम, एमए, साथ साथ डीवीडीसी यानी कि डिस्टेंस मोड से बीटीसी, इसके साथ साथ टेट, सीटेट और टेट सीटेट की भी अगर मैं बात करूं तो एक बार नहीं, दो, तीन और चार बार। इन सबके साथ में ये बात हो गई टीचर की क्वालिफिकेशन की। इन सबके साथ साथ हम लोगों को 15 से 17 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी जो अपने आप में यूनिक, अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कहीं से भी आप हमको बताइए कि हमारी योग्यता एक टीचर पद की योग्यता से कहां पे कम है। अगर आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो वो हमारे पास, हमारे साथियों के पास है 15 से 17 वर्षों का। लेकिन इन सबके बावजूद स्थितियां ये हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारा समायोजन रद्द किया तो उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि वे कैंडिडेट, वे शिक्षा मित्र जो योग्यता पूरी कर चुके हैं या जो योग्यता पूरी करेंगे, ठीक है, तो योग्यता पूरी कर चुके, उस योग्यता में बात हो रही थी टीईटी की, और जो करेंगे वो आने वाली परीक्षा में जो टीईटी पास करेंगे उनको आने वाली 2 परीक्षाओं में मौका देके और सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। लेकिन अब सर यहाँ पे एक नई चीज हो गई है योग्यता के नाम पे। जब हम सारी जो कंडीशन है एक टीचर की, जो जितने मानक हैं एक टीचर के, उन सबको पूरा करते हैं, तो अब हमारे लिए सर एक नई परीक्षा लगा दी गई योग्यता के नाम पर। मैं पूछना चाहता हूं सर, मैंने एमए किया, मैंने बीटीसी किया, 4 से 5 बार मैंने टेट किया, 4 बार प्राइमरी टेट क्वालिफाई किया, 1 बार मैंने जूनियर का टेट क्वालिफाई किया। एक तरफ तो आप कहते हो कि आपकी योग्यता का मानक टेट है, आप टेट करिए और सहायक अध्यापक बनिए। एक तरफ हमारे 35 से 40 हजार वो साथी हैं जो कि टेट कर चुके, सी टेट कर चुके, साथ साथ 17 वर्षों का एक्सपीरियंस है। अब इन स्थितियों में आप एक नई परीक्षा हम लोगों के लिए लगा रहे। आप मुझे बताइए, हमारी एज कम है लेकिन हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं जिनकी एज 45 से 55 के बीच में है, उनका परिवार है, वो पारिवारिक जिम्मेदारियां देखें। आप या विद्यालय में 9 से 3 का जो पीरियड होता है, हमारा जो टीचिंग पीरियड होता है, जो स्कूल टाइमिंग होती है, हम लोग वहां जाके टीचिंग करते हैं 9 से 3। घर की उलझने अलग हैं, पारिवारिक उलझने अलग हैं, जितने आपके जो मानक है टीचर के वो सारे हम पूरा करते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग अनशन करने को मजबूर हो रहे हैं। एक सुझाव जो अभी कांग्रेस की तरफ से ओंकारनाथ सिंह जी की तरफ से दिया गया, इस पर ज्ञानेंद्र तिवारी जी मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि जो वो कह रहे हैं कि इन शिक्षकों को एक नई व्यवस्था करके, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे शहरी क्षेत्रों में निजी स्कूलों में प्रेप, नर्सरी, केजी, एलकेजी, ये व्यवस्था है, कुछ इस तरह की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में हो और वहां पर समायोजित किया जाए इन शिक्षकों को। इससे आप लोग सहमत हैं अगर ऐसा होता है? नहीं सर, हम इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हुए, क्योंकि एक टीचर का जो मानक है हम उसको पूरा करते हैं, और जब हम उसको पूरा करते हैं सर, तो हम किसी दूसरी जगह समायोजित क्यों होंगे? ठीक है, देखिए सर, मेरे ओंकारनाथ सिंह जी, एक सुझाव तो खारिज हो गया अभी फौरन। यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तब चंद्रभूषण पांडे जी से सवाल यही रहेगा कि क्यों धोखाधड़ी की जा रही है, सरकारें कोई भी रही हो, इन शिक्षा मित्रों के साथ खिलवाड़ ही किया गया।
अक्सर इन्होंने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया, इंसाफ तो नहीं मिली, लाठियां जरूर मिली हैं। एक बार फिर उसी कगार पर ये शिक्षा मित्र फिर हैं और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस बार वो पीछे नहीं हटेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। लेकिन सवाल सरकार पर उठ रहे हैं कि इनके समायोजन का रास्ता आखिर सरकार क्या सुझाती है। चंद्रभूषण पांडे जी, कैसे समस्या का निदान होगा? आपने अभी तर्क भी सुन लिया और जो व्यथा है वो भी सुन ली उन शिक्षा मित्रों की जुबानी। देखिए अक्षय जी, ये सच है कि हम लोग भी राजनीति में हैं, उसके साथ ही हम लोग भी एक आम नागरिक हैं। कोई ऐसा घर नहीं उत्तर प्रदेश में जिन घरों में कोई न कोई शिक्षा मित्र न हो। हर कोई इस पीड़ा से वाकिफ है, इसलिए उस पीड़ा को समझना हम लोग के लिए बहुत आसान है। और इसीलिए माननीय योगी जी के साथ इन लोगों की 3 घंटे की लंबी वार्ता पिछले अगस्त में हुई थी और ये लोग संतुष्ट होकर निकले थे। फिर अगस्त आने वाला है, उसमें निकले और कई एक देखिए वो तो भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में है, उसमें तमाम टीटी पास लोग उसमें अप्लाई भी किए हुए हैं। सर, लिखित परीक्षा किस नाम पर दें? ये शिक्षा मित्र यही तो कह रहे हैं कि आप किस बात की लिखित परीक्षा? जब आपने भर्ती किया था उस वक्त आप डिग्रियां देख लेते हैं। अगर आप कहे तो मैं बता दूं। मैं श्याम जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं अच्छे जी उस विषय पर पांडे जी, सवाल वही है कि जब आपने भर्ती किया तब आपने डिग्री नहीं देखी, तब आपने काबिलियत नहीं आंकी। अब जहां पे 12 साल 14 साल 18 साल नौकरी कर चुके हैं, अब काबिलियत का पैमाना आंक रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है? अक्षय जी ये सारी समस्या नो डाउट समाजवादी पार्टी सरकारों की देन है। जब इनको सहायक अध्यापकों के रूप में विनियमित करते समय तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया गया। अब्दुल हफीज साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, इसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आपको जवाब देना है। आप पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। फैसला लिया वो ठीक था, उस फैसले को अगर वो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से रखते तो शायद सर्वोच्च न्यायालय इनके हित में एक अच्छा फैसला लाता। जहां यादव सिंह की पैरवी करने के लिए उन्होंने 10 वकीलों को खड़ा किया, करोड़ों रुपए व्यय किया, लेकिन शिक्षा मित्रों को अकेले छोड़ दिया। देखिए ये सच हुआ है। और सर, आप लोग कैसे साथ देंगे? समाधान कैसे निकलेगा? हम इस पर जवाब चाह रहे हैं। जो हुआ वो तो सबके सामने है। उसी विषय पर आ रहा हूँ, उसी विषय पर मैं ओंकार जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं बात तो पूरी कर लूं। अगर मुझे आप 2 मिनट बोलने का मौका नहीं, पांडे जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैं अक्षय जी ये कहना चाहता हूँ, इस लोकतंत्र में आप संविधान को, सर्वोच्च न्यायालय को, रूल ऑफ लॉ को, नियमों पर नियमों को एकदम दरकिनार करके कल्पना लोक में एक अच्छा चिंतन तो कर सकते हैं, लेकिन वो समाधानकारी नहीं हो सकता। आप जो भी फैसला लेंगे वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होता है और जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं तो कुछ लोग संतुष्ट होते हैं, कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं। इसके साथ ही एक सच को और आपको समझना है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 15 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश को जब आप लेते हैं तो सारी सच्चाइयों में देखना है कि जहां हमें उत्तर प्रदेश में किसानों का गेहूं भी खरीदना है, गन्ने का भी भुगतान करना है, धान के लिए भी काम करना है, हर तो सर करते रहिए। इसीलिए तो लोगों ने आपको चुना है, सरकार को इसीलिए तो चुना जाता है कि इन तमाम समस्याओं के बीच में हम इनकी समस्या को भी देख से उन्हें मुक्ति दिलाएं। इनकी समस्या को देख रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप ये काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, ये आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। पांडे जी मैं समाधान का रास्ता जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समाधान का रास्ता जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वो समाधान का रास्ता होगा। मैं उमा जी आ रहा हूँ। उमा जी मैं दो लाइन और रखना चाहता हूँ। अपनी बात को राजनीतिक श्याम जी प्लीज। सबका विकास कहाँ हो रहा है? श्याम जी, उमा जी, मैं आप लोगों के प्रश्न रख रहा हूँ ना, इस तरह तो कोई समाधान नहीं होगा ना। उमा जी थोड़ा धैर्य, आप भी, श्याम जी आप भी थोड़ा धैर्य बनाइए। शिक्षा मित्रों के साथ कौन नहीं है? कांग्रेस के भी खड़े हैं, अक्षय जी भी खड़े हैं, एसपी सिंह साहब खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं। शिक्षकों की समस्या है, सर सब खड़े हैं, लेकिन वो तो उसी हाल में पड़े हैं, इसीलिए तो हम बहस कर रहे हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं ओंकार जी आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों से कहना चाह रहा हूँ, मैं खुले दिमाग से, खुले मन से मैं उनके इशू को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और अभी जो समाधान मैंने लाया 2 वर्ष का रियायत का समाधान, सर उस समाधान को मानने को तैयार है कि नहीं? इस पर भी अभी हम आपको अपडेट दे देंगे मौजूदा, इस पर भी अपडेट दे देंगे। उमा जी हमारे साथ है ना, कृष्ण जी हमारे साथ, श्याम दुबे जी है ना जी सर, वो बताएंगे कि आपका ये समाधान मानने को तैयार है कि नहीं। ठीक, अब्दुल हफीज गांधी साहब, अब्दुल हफीज गांधी साहब। सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, उसका समाधान भी हम लोगों के पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है सर। ठीक, बारी बारी से अगर आप लोग बारी बारी से अपनी बात रखेंगे ना तो बेहतर तरीके से समझ भी आएगा और आप लोगों की दिक्कतों का कोई समाधान भी। इस तरह से तो कोई सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट जुलाई में आया था।
हाँ अक्षय जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जुलाई में आया था, उसके बाद अगस्त में केंद्र सरकार ने आरटीए एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया और कहा कि अर्हता पूरे करने के लिए 4 साल दिए जाएंगे और सहायक अध्यापक के तौर पर उनको अपॉइंट किया जा सकता है, सैलरी दी जा सकती है। उत्तराखंड सरकार ने ये किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ये कर सकती है। कानूनी स्थिति बदल गई है, अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बदल गया है। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं भी लिखित परीक्षा की बात नहीं की गई है। लिखित परीक्षा कराना ये पूरा का पूरा मामले को और पेचीदा करना है, ये गैर कानूनी है। आप 36,000 जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको तुरंत अपॉइंट कर सकते हैं, उनको सैलरी दे सकते हैं, और जो बचे हुए शिक्षा मित्र हैं उनको आप 25,000 का मानदेय दे सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा है। तुरंत उत्तर प्रदेश की सरकार जो बचे हुए शिक्षा मित्र हैं 36,000 के अलावा जो टेट पास है उनको तुरंत नौकरी दीजिए, टेट के आधार पर और उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर। आप परीक्षा मत कराइए। दूसरा जो बचे हुए सवाल तो यही है कि अब नौकरियां भी अदालतों पर निर्भर रह गई हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, अब नौबत यह है कि नौकरियां भी सुरक्षित होती हैं तो अदालतों के आदेश पर, क्योंकि हमारी सरकारें कुछ इस कदर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाती हैं, दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती, ना वो घर के रहते हैं ना घाट के। ओंकार नाथ सिंह जी, आपने जो सुझाव दिया था, मैं आऊंगा अब्दुल हफीज साहब, मैं आऊंगा आपके पास सर, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे तो बेहतर होगा। ओंकार नाथ सिंह जी, आपका एक सुझाव तो अभी खारिज हो गया। उन्होंने कहा कि अगर आपको एमपी का चुनाव लड़ाने के बाद कह दिया जाए कि आप पार्षदी का चुनाव लड़िए, उनके लिए भी ठीक वैसा ही है। ठीक सर, ठीक। ज्ञानेश तिवारी मेरी बात को समझ नहीं पाया मैं क्या कह रहा हूं। ये तो बीए टेट पास है, इनका अधिकार बनता है कि इनको मिले, लेकिन जो लड़के बीए टेट पास नहीं हो पाएंगे, बीए टेट पास नहीं हो पाएंगे, प्रशिक्षित हैं, बीटीसी वो कैसे हो पाएंगे? उनके लिए कोई समस्या निकलेगी नहीं निकलेगी? उम्र सीमा से समाप्त ये तो अपनी बात सोच रहे हैं ना, जिसको ये पार कर चुके हैं, इनके लिए कोई समस्या नहीं है। इनके लिए तो सरकार को इनको नौकरी देनी पड़ेगी। आज नहीं देगी, कल देगी, कल नहीं देगी, परसों देगी, लेकिन उनको देगी। सर सवाल उन 500 शिक्षा मित्रों का भी है जो अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, सवाल उनको भी लेकर है कि बातें तो खूब की जा रही हैं। मेरी कहने का मतलब ये है कि जब तक आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे, जो लड़के इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे किसी कारण से, कानून से बड़ा तो कोई नहीं है। जब कानून ने एक चीज दे दी तो उसके बाद जो बच्चे बच रहे हैं उस पर हमारा ये सजेशन है, और उसको गंभीरता पूर्वक सोचने की सवाल ये भी है कि वो भी क्यों माने, जब आपने भर्ती किया तब आपने नियम कायदों की परवाह नहीं की। अब आप कह रहे हैं कि कोई कह रहा है लिखित परीक्षा दीजिए, कोई काबिलियत का पैमाना करे। सवाल तो यही है ना सर। एसपी सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा, श्याम जी इसके बाद फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। एसपी सिंह साहब, मेरा सीधा सवाल यही है, सीधा सवाल मेरा यही है कि जब भर्ती करते समय आपने डिग्री नहीं देखी, आपने काबिलियत का पैमाना उस वक्त नहीं जांचा, अब काबिलियत आंक रहे हैं, और जो सुझाव दिए जा रहे हैं कि ये तरीका हो सकता है, आपको क्या लग रहा है कि सही तरीका, ताकि इंसाफ हो पाए इन शिक्षा मित्रों के साथ, वो क्या रास्ता है जिस पर सरकार को चलना चाहिए? देखिए सीधी बात है, उत्तराखंड सरकार का मॉडल है, मध्य प्रदेश सरकार का मॉडल है, बिहार सरकार का मॉडल है, आप ही की सरकारें हैं सब। उस मॉडल को अपना लीजिए, यहां भी क्या आपत्ति है उसमें? 4 साल का समय दिया है आरटीए एक्ट में, वो उत्तराखंड ने माना है उसको। सेम मॉडल अपना लीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। ये मुझे जानकारी है, एक ब्यूरोक्रेट जो अब नहीं है उस विभाग को देखते हैं, बेसिक शिक्षा को, जी उनके द्वारा एक ऐसा राइडर लगा दिया गया कि 25 अंक मिलेंगे इनको, एग्जाम में बैठाया जाए। अब 50-55 साल का व्यक्ति जो इतने 15 साल 20 साल से पढ़ा रहा है, उससे एग्जाम दिलवाएंगे आप? कहां व्यवहारिक बताइए ये। और देखिए व्यवहारिक ज्ञान है उनके पास, पढ़ाने का ज्ञान है। जैसे सारी दुनिया के अंदर प्रैक्टिकल इंजीनियर होता है ना, वो इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, प्रैक्टिकल इंजीनियर होता है वो। इसी तरह ये प्रैक्टिकल टीचर हैं, चाहे हो सकता है इन्होंने टीईटी पास नहीं किया। तो समाधान का एक ही रास्ता है, और वो अल्टीमेटली करना पड़ेगा सरकार को। उत्तराखंड का मॉडल, मध्य प्रदेश का मॉडल, बिहार का मॉडल, दिल्ली का जो मॉडल है उसको अपना लें। ये समस्या का समाधान करना पड़ेगा मुझे लगता है। देखिए हो क्या रहा है, स्कूल बंद है, ताले लगे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वैसे ही खस्ता हाल है शिक्षा का प्रदेश के अंदर। जितना इसको विलंब करेंगे, खींचेंगे जितना, और शिक्षा की हालत खराब होनी है, पढ़ाई बंद हो रही है, शिक्षा मित्र गरीबी में भूखों मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, डंडे लाठी खा रहे हैं। अरे आप इतनी व्यथा, और फिर आपका चुनाव के दौरान वादा है इसमें
इनकी समस्या का समाधान करने का प्रधानमंत्री ने वादा किया है। अब कहां पर आप नहीं अड़चन कर आ रहे रही है? आप कोर्ट की बात करते हैं, कभी पूर्व सरकार बिल्कुल, की बात सवाल करते यही है हैं। कि अब दिक्कत कहां पर आ रही है? अब तो सरकार भी आपकी, अगर आपने वादा किया कि हम समायोजित करेंगे, इंसाफ दिलाएंगे, तो अब कहां पर दिक्कत आ रही है? श्याम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और साथ ही जो चंद्रभूषण पांडे जी ने कहा कि हमने कुछ समाधान का रास्ता सुझाया है, क्या वो समाधान आप लोगों को मंजूर है? श्याम दुबे जी। सर, कोर्ट के द्वारा सुझाया गया है। मैं समस्या समाधान सर बता रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में जो इतनी बड़ी तादाद बनी है सर, इस समय जो कोर्ट ने भी आदेशित किया है 22 फरवरी 2018 को, माननीय महेश चंद्र त्रिपाठी जो जस्टिस है, आप कहते हैं मैं न्याय का सम्मान करता हूँ, यह जो है कोर्ट ने अपीयर किया है, यू आर आल्सो बी पैरा टीचर्स इन द प्रेजेंट टाइम। तो अपग्रेड पैरा टीचर सर हम जब इस समय है प्रशिक्षित बीटीसी हैं, तो हमें रास्ता बसेक दीजिए। जो कोर्ट ने ऑथराइज किया, आपको निर्देशित किया है सम्यक विचार करने 2 महीने के, तो 38,878 रुपए का आप निस्तारण कर दीजिए श्रीमान जी। मैं आपका पूरे उत्तर प्रदेश से सम्मान करना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे टीटी भाई पास है 35,000, उनको नियुक्ति पत्र तुरंत दीजिए। कहीं कोई भी रिटर्न परीक्षा नहीं होगी। यदि रिटर्न परीक्षा होगी पूरे भारत में होगी, एक समानता का होगा, न उत्तराखंड, न यूपी, न राजस्थान, कहीं कोई नहीं होगा, एक समान होगा। तीसरा रास्ता मैं बता रहा हूँ सर, जो असमायोजित हमारे बीच में है, उनको भी प्रशिक्षित पूर्व की सरकार ने कर चुकी है, वो भी एट द प्रेजेंट टाइम दे आर आल्सो बी ग्रेजुएट मस्ट बीटीसी। ठीक है, इन द प्रेजेंट टाइम आल्सो बी टीचिंग इन द 18 years इन द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब आपने अपनी मांगे बता दी हैं, आपने अपनी मांगे बता दी हैं। हमारे साथ संदीप दत्त भी जुड़ गए हैं, आप भी शिक्षा मित्र हैं। ठीक है श्याम दुबे जी, माननीय मोदी जी के साथ संदीप दत्त जी, चाहता हूँ आप किस तरह का समाधान चाह रहे हैं कि सरकार को किस रास्ते पर चलना चाहिए? ठीक है श्याम दुबे जी, और प्रताड़ित करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है श्याम दुबे जी, ठीक है, मैं आऊंगा कि देखिए 17 साल से हम लोग बेसिक शिक्षा में काम कर रहे हैं जी, और 17 साल से 2-3 हजार में शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं। 2-3 हजार रुपए मात्र में काम कर रहे हैं और अपना लगभग अपना क्रीमी समय जीवन का पूरा इस बेसिक शिक्षा में बलिदान कर दिया है। आज जब उनका भविष्य बनने के लिए आया तो वो पूरा चौपट हो गया। तो बस मैं ये चाह रहा हूं कि जो हम लोगों का सर्विस है वो 62 साल तक किसी न किसी तरीके सुरक्षित करके और समान कार्य समान वेतन या कम से कम मानदेय 30,000, तब तक जब तक कानूनी अड़चने आ रही हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक सरकार को ये चाहिए कि 30,000 मानदेय, कम से कम 30,000 मानदेय कर दें और 62 साल तक का इनके लिए जो है नौकरी जो है स्थान दे दें बेसिक शिक्षा में। ठीक, मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है उमा जी, उमा जी आप भी कुछ कहना चाह रही थी? टीटी पास है, आप किस तरह का समाधान चाहते हैं? फिर उसके बाद चंद्रभूषण पांडे जी मैं आपके पास आता हूँ। सर मेरा एक खाली क्वेश्चन है जी, जिस देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी उस चीज को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमको 38,778 रुपया दिया है तो उसको शासन को देने में क्या परेशानी है? जैसे हमारा उन्होंने ऑर्डर पहले का फॉलो कराया, हमें 40,000 से 10,000 कर दिया, वही ऑर्डर कोर्ट ने दिया, उस ऑर्डर को लाके हमको फिर से दे दे। चंद्रभूषण पांडे जी, वही हमें दे दे। मांगे तो जायज है ना? नहीं, निश्चित रूप से देखिए निश्चित रूप से इनकी जिंदगी बेहतर हो, ज्यादा गरिमापूर्ण हो सके, इसको लेकर के हम लोग खुले दिमाग से हमेशा डिस्कशन को, संवाद को तैयार है। संवाद के लिए कोई रास्ता नहीं बंद है। जितने समाधान इन लोगों के साथ चर्चा के साथ निकाले गए वो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी इन लोगों को अपना आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई परीक्षा में बैठ करके पास होकर शिक्षक बनता तो उसमें क्या बुराई है? देखिए ऐसा नहीं हम मानते कि हर कोई परीक्षा नहीं पास कर सकता है, और गुणवत्ता युक्त शिक्षा इस देश को मिल सके, इस राज्य को मिल सके। एक चीज मुझे पांडे जी इस बात का जवाब दे दीजिए, ये मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। फिर आप 10,000 का मानदेय किस आधार पर देने को तैयार हैं? अगर आपको लग रहा है कि अगर परीक्षा देने में काबिलियत साबित करने में कोई परेशानी नहीं है तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि 10,000 का मानदेय ठीक है? देखिए अक्षय जी, जब कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच वेजेस तय होते हैं तो उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। उसमें उनकी गुणवत्ता देखी जाती है, उनकी योग्यता देखी जाती है, एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी देखी। आप भी इस चैनल में काम करते हैं, कुछ तनख्वाह पाते होंगे, किसी चैनल में जाएंगे आपकी योग्यता है कि दूसरी तनख्वाह पाएंगे। सर सरकार बदलते ही पैमाना क्यों चेंज हो जाता है? अब्दुल हफीज गांधी साहब, पांडे जी, अब्दुल हफीज गांधी साहब, सर हम लोग ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षण को कोर्ट ने भी माना, वैध किया है। प्रशिक्षण को कोर्ट ने भी वैध माना है। बात करते हैं, प्रशिक्षण को कोर्ट
ने भी वैध माना है, हम प्रशिक्षित हैं, हमारे प्रशिक्षण को निरस्त नहीं किया है। जी सर, जी मैं आप लोगों की तरफ से ही सवाल कर रहा हूं। जी से एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार क्या कर रही है, आप सही चीज बताइए। झूठा आश्वासन मुझे नहीं चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने बनारस में कहा था कि मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि आपका जो मांग है वो जायज है। श्याम जी दुबे, अपनी सरकार आने के बाद श्याम जी दुबे जी, श्याम जी दुबे सर, इस तरह आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी ना, इस तरह आप लोगों की बात नहीं पहुंच पाएगी। ये काम तो आप लोग लखनऊ में लक्ष्मण मेला मैदान में कर ही रहे हैं ना। यहाँ पर अगर शांतिपूर्ण तरीके से आप बात रखेंगे तो आपकी बात बेहतर तरीके से जाएगी। अब्दुल हफीज गांधी साहब, कोर्ट के द्वारा ही वैध किया गया है। कम से कम यूपी की पार्टी है, यूपी की बात करिए, मुझे मौका दीजिए। मैं तो नेशनल आपने कहा कि अब्दुल हफीज गांधी साहब, मैं आपके पास ही आ रहा वेतन तय होगा। हूँ। अब्दुल हफीज गांधी साहब, मेरा सवाल आपसे ही है और निवेदन उमा जी, श्याम जी दुबे, मैं आपके पास आऊंगा। कोर्ट ने नहीं किया है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, आप ही लोगों के सवाल उठा रहा हूँ। अब्दुल हफीज गांधी साहब, ये क्या तय करने का, वेतन तय करने का पैमाना क्या है कि आपकी सरकार 38 से 40 हजार मान दे, चलो भाई दे दिया। अब चंद्रभूषण पांडे जी कह रहे हैं कि योग्यता के हिसाब से वेतन तय होना चाहिए। देखिए, ये तो फंस रहे हैं शिक्षा मित्र। समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन, एक ही आधार, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये। अभी आप कह रहे थे कि हम योग्यता के आधार पर देंगे, तो योग्यता के आधार पर दो पैमाने कैसे हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश में आप कुछ और दे रहे हैं और उन्हीं योग्य व्यक्तियों को दिल्ली में 32,500 मिल रहे हैं, उत्तराखंड में कुछ और मिल रहे हैं, बिहार में ज्यादा मिल रहे हैं। यानी कि हर जगह जो मैं आपको प्रदेश बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश से ज्यादा मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10,000। आपने वेतन का पैमाना कैसे तय किया था? अब्दुल हफीज गांधी साहब, मेरा सवाल ये है, हमने वेतन का पैमाना समान कार्य समान वेतन, उसको नहीं बता रहे हैं। प्रशिक्षित 3,500 रुपए कोर्ट ने वैध किया है सर, कोर्ट ने माना है, उसको दिखाया आता है, ये शासन से आ रहा है, कोर्ट ने ऑथराइज किया है सर, और शासन से रिलीज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूँ सर, हम लोग विद प्रूफ है, प्रूफ हमारे पास है। उमा जी, इस तरह आप ही लोगों की बात बीच में रह जाएगी। अगर इस तरह बीच में अगर आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों की बात ठीक से नहीं पहुंच पाएगी ना। थोड़ा धैर्य शिक्षा मित्र हैं, उनको सरकार तुरंत नौकरी दे, क्योंकि वो हर तरह की क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, उनके लिखित परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो बचे हुए हैं, अभी आपको संदीप जी ने भी बताया कि जो बचे हुए हैं उनको मानदेय दे, लेकिन सम्मानित मानदेय होना चाहिए। करीब उन्होंने 30,000 की बात की, तो इस तरह का कोई मानदेय होना चाहिए जो दूसरे प्रदेशों में आप लोगों के हिसाब से कितना होना चाहिए? चीज नहीं होती है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, हम भी कह रहे हैं कि जो शिक्षा मित्रों की मांगे वो हमारी होगी, जो शिक्षा मित्रों की मांगे वो हमारी होगी। मैं बता रहा हूं कि 180 किलोमीटर दूर जाकर ये लोग पढ़ाते हैं, 10,000 में क्या होगा? लालन पालन कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आज मुझे एक शिक्षा मित्र का फोन आया था, दीपक त्रिपाठी जी, उन्नाव जिले के रहने वाले हैं, हिलोली से हरदोई के बॉर्डर पर जाते हैं, 180 किलोमीटर। कैसे कैसे गुजारा होगा? 10,000 रुपए। सर, सवाल तो यही है कि 10,000 रुपए में अब जहां पर तैनाती वहां पर जाना और रहना और अपना घर चलाना, ये बड़ी मजबूरी है। एसपी सिंह साहब, मैं आपसे एक फाइनल रिएक्शन इस पर जरूर चाहूंगा। आपने तो बता दिया कि क्या वो तरीका है जिससे समाधान हो सकता है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि एक बात ये तय होती शिक्षा मित्रों पर कि करे कोई और भरे कोई, खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है, लाठियां इन्हें खानी पड़ रही हैं और सियासत करने वाले सियासत कर रहे हैं? देखिए, शुरुआत यहां से करिए, क्या इस समस्या का समाधान ना निकालने से शिक्षा प्रभावित हो रही है अथवा नहीं? इस प्रदेश में जहां शिक्षा का स्तर पहले से ही गिरा हुआ है, उसमें स्कूलों में, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल्स में ताले लटक जाएं, ये शिक्षक सड़क पे रहें, ये शिक्षा मित्र, पढ़ाई ना हो, नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का, बच्चों के भविष्य का। ये सरकार को तत्काल निर्णय लेना है सरकार, और इसको दिल विलंब ना करे। जो भी निर्णय लेना है सरकार को, जो भी सामने लेना है ये, लेकिन भीख के रूप में ना दे कि हमने 10,000 दे दिया, हमने 20,000 दे दिया। कोई डिक्टेटरशिप थोड़ा ही आप अपनी मर्जी से तय कर ले, हमने 10,000 दे दिया। क्या पैमाना है 10,000 का? न्यूनतम वेतन है क्या ये शिक्षक का? अगर लेबर एक्ट में शिक्षक को न्यूनतम वेतन कितना बनता है जी, वो देख लीजिए, उस हिसाब से दीजिए। मेरे ख्याल में 30-35 हजार से ऊपर जाएगा सहायक अध्यापक का वेतन। चले, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम चंद्रभूषण पांडे जी से कोई पैमाना बनाना पड़ेगा ना, जरूर लेंगे। खैरात में नहीं दे सकते। ज्ञानेंद्र तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ज्ञानेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए।
सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक जो योग्यता का मानक था वो केवल टीईटी था, वो केवल टीईटी था। अब जब इस कंडीशन में जब हमारे 35 से 37 हजार कैंडिडेट जो हैं वो टीटी और सीटेट पास हुए हैं, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार। मैं अपनी अगर व्यक्तिगत बात करूं, मैंने 5 बार टेट को क्वालिफाई किया, 4 बार प्राइमरी टेट को क्वालिफाई किया, 1 बार जूनियर टेट को क्वालिफाई किया। ये हमारे वो प्रमाण पत्र हैं जिनको अभी तक योग्यता का पैमाना माना जाता रहा। लेकिन अब जब हमारा नंबर आया तो योग्यता का पैमाना फिर बदल दिया गया और अब ये बोला जा रहा है कि आप एक नई परीक्षा पास कीजिए, उसके बाद आप योग्य होंगे। ये कैसा मानक है सर? और अगर ये यूपी में जो टीचर्स की ये जो लिखित परीक्षा की बात हो रही है, ये पहली परीक्षा है। अगर यही योग्यता का पैमाना है तो क्या इससे पहले के जितने भी टीचर्स हमारे लगे हुए जिनको आप योग्य बोलते थे वो आपके अकॉर्डिंग अयोग्य हो गए? दूसरी चीज, अगर आप परीक्षा की बात करते हैं तो परीक्षा में सर परिस्थितियां समान होनी चाहिए। हमारे 45 से 50 साल के जो कैंडिडेट हैं, जो जिनके सामने पारिवारिक उलझने हैं, सर समानता कहाँ है? ना अध्ययन का टाइम है, इधर ड्यूटी का टाइम है, उधर पारिवारिक उलझने हैं। दूसरी चीज, अगर आपने डिमांड भी सुन ली कि वो क्या चाहते हैं ये शिक्षा मित्र, और सरकार की तरफ से समाधान को लेकर क्या प्रयास अब होंगे और कब तक समाधान होगा? कहीं स्वेटर वाला हाल तो नहीं होगा कि सर्दी के बजाय गर्मी में स्वेटर पहनने के लिए बच्चों को दिया जाए? वही स्थिति तो नहीं होगी। एसपी सिंह साहब ने भी सुझाव दे दिया कि आपके पड़ोसी राज्य जहां पर आप ही लोगों की सरकारें हैं, यूपी में क्या दिक्कत है? अक्षय जी, देश की आजादी के बाद से लेकर के 2016 तक शूटर नहीं मिले, हमने शूटर बांटा है, इसको भी आपको बोलना चाहिए। बार सर आपने वादा किया था तो सच भी बोलिए। नहीं, जब आप तंज कसते हैं तो सच भी बोलिए कि 50 सालों तक इस देश के बच्चे ठुठुरते रहे। हमने जूता दिया, मोजा दिया, शूटर दिया और गुणवत्ता युक्त शिक्षक भी देने जा रहे हैं। हम क्वालिटी टीचर देना चाह रहे हैं और उन क्वालिटी टीचर्स की भर्ती में शिक्षा मित्रों को पूरे अवसर दे रहे हैं कि उनको भारांक दे रहे हैं, उनके अनुभव का लाभ दे रहे हैं, उनको एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं और उनको हम इसके साथ ही साथ 2 बार बैठने का मौका दे रहे हैं। इसके अलावा आज आपकी चर्चा में ढेर सारी बातें आई हैं, कई एक अच्छे सुझाव आए हैं, उसका भी मैं खुले मन और मस्ती से स्वागत करता हूं। हमारी सरकार खुले दिमाग से इस इशू को सॉल्व करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि स्कूलों को बंद न करिए, एक बात का जवाब चंद्रभूषण जी दे दीजिए। संविधान के सम्मान करिए। आपने कहा कि अपनी काबिलियत साबित करने में हर्ज नहीं होनी चाहिए, यानी कि सरकार की तरफ से तय माना जाए कि अगर लिखित परीक्षा के लिए तैयार नहीं होते हैं शिक्षा मित्र तो फिर बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। सर नहीं अक्षय जी, ये वार्ता मुख्यमंत्री जी के साथ जब हुई थी तो सारे विषय आए थे डिस्कशन में, उसमें ये बात आई थी कि इनको मौका दिया जाए टीसी पास करने का। श्याम जी, आप लोगों की आवाज हमने पूरी कोशिश की है सरकार तक पहुंचाने की। अब चर्चा के समापन का भी वक्त है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि चंद्रभूषण पांडे जी कर पाएंगे क्योंकि जिंदगी में फंसते चले जाते हैं। चंद्रभूषण पांडे जी, कुछ भरोसा आप इस बात को लेकर दे सकते हैं कि कितना वक्त लगेगा, कितने समय में इन शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान हो पाएगा? कंडीशंस नहीं है, कुछ आपने तय किया आप लोगों ने? अक्षय जी, मैं मानता हूं कि सर हम लोग वैसे भी 2009-10 में आरटीआई एक्ट के तहत हम लोग बाहर समाधान चाहते हैं। हमारी सरकार शीघ्र इसको एक निष्कर्ष तक ले जाना चाहती है। सर आरटीआई के नियम के तहत हम लोग वैसे भी टेट से बाहर है। 9-10 में ऑलरेडी हम लोग टेट से हमको छूट मिली हुई है। हमारी सरकार उनके भविष्य के साथ रहेगी। चलिए अब कार्यक्रम का समापन का वक्त है। बड़ी माफी के साथ श्याम जी दुबे जी, जो आप लोगों के सवाल थे उन्हीं सवालों का जवाब हमने सरकार के सामने उठाने की कोशिश की है कि कैसे समाधान इसका हो सकता है। अब समय का अभाव है, बड़ी माफी के साथ, बड़ी माफी आप सभी। 10 सेकंड में उमा जी, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी सर, 10 सेकंड में। प्रशिक्षण सर हमारा वैध है, हमारा बीटीसी प्रशिक्षण वैध है। उस वैधता के 38,878 रुपया हमको मिलना चाहिए, वो भी कोर्ट का ऑर्डर है। जब कोर्ट का सम्मान आप कर रहे हैं तो हम भी तैयार है कोर्ट का सम्मान करने। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और इसी उम्मीद के साथ कि इन शिक्षा मित्रों के साथ किसी भी तरह से अन्याय नहीं होने पाएगा। सरकार इस बात को लेकर गंभीरता के साथ आगे कदम बढ़ाए कि इन शिक्षा मित्रों को इंसाफ मिल पाए, और अपनी बदहाली को लेकर जिस तरह से ये लोग आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि किसी दूसरे की गलती का खामियाजा किसी दूसरे को ना भुगतना पड़े। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।